इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इंसान अब वहां रह ही नहीं सकते थे। देखते ही देखते हम इंसानों ने ब्रह्मांड के अलग अलग प्लेनेट पर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। अब सारे प्लेनेट्स के इंसान अपनी मर्यादा में रहे, इसीलिए रीवर्ल्ड कमेटी बनाई जाती है जो सारे लोगों की रूल्स एंड रेगुलेशन पर नजर रखेगी। अब हमें टाइटेनियम नाम का एक प्लेनेट दिखाया जा रहा था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा शहर होता है, लेकिन शहर के ठीक बाहर इनविजिबल बड़े बड़े दीवार बने थे। दरअसल ये सारी चीजें इसीलिए क्योंकि दीवार के उस पार बहुत ही अलग अलग प्रजाति के खतरनाक एलियंस और क्रिएचर्स रहा करते थे जो शायद से इंसानों को एक ही बार में मार कर खा जाएं। वो इनविजिबल दीवार एलियंस को अंदर आने से रोकता था। अब हमें टाइटेनियम प्लेनेट की उस सिटी के अंदर कुछ अपराधियों को दिखाया जाता है। उनके सामने एक मिलिट्री कर्नल मौजूद था जो उन सभी अपराधियों को उनके अपराध बताता रहता है और अब उन्हें इसकी सजा मिलने वाली थी, लेकिन कर्नल ने उन अपराधियों को बचने का एक चांस तो दिया ही था। कर्नल कहते हैं कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ी खुली जगह है, अगर तुम में से कोई भी बचते हुए वहाँ पर पहुँच गया था तब उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब खतरनाक एलियंस तुम्हें बीच में ही मार देंगे। अब उन 10 के 10 अपराधियों को इनविजिबल दीवार के पास लेके आया गया था, लेकिन इस दीवार के बाहर जाना मौत को आमंत्रण देना था। अब यहाँ कर्नल एरविन नाम के एक अपराधी को आगे लेकर आते हैं। एरविन के सर पे कपड़ा लगे होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए कर्नल उसे अपने आप ही आगे चलने के लिए कहते हैं। एरविन धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता ही रहता है, पर तभी उसे अपने पैर के नीचे एक पत्थर महसूस हुआ जिससे कि वो अपने पैर से इनविजिबल दीवार के ऊपर मार देता है। यानी कि एरविन को पता था कि वो इनविजिबल दीवार उन सभी की प्रोटेक्शन करती है। कर्नल तो एरविन को पकड़कर उसका चेहरा ओपन कर देता है। तब यहाँ ये पता चला कि एरविन कर्नल का सेक्रेटरी था, लेकिन कर्नल के गलत कामों के बारे में एरविन को सब कुछ पता चल चुका होता है, इसीलिए कर्नल ने जानबूझकर एरविन को एक अपराधी बना दिया था। अब देखते ही देखते कर्नल और उसके बाकी ऑफिसर सारे अपराधियों को इनविजिबल दीवार को बंद करके दूसरी तरफ भेज देते हैं। दीवार को फिर से लगा दिया गया था जिससे कि वो अंदर ना आ सके। कर्नल ने उन सभी को एक बड़ा स्टील का डब्बा भी दिया था जिसके अंदर छोटे मोटे हथियार से लेकर खाने के सामान मौजूद थे, और अब उन सारे अपराधियों को इस खतरनाक सफर पे चलना ही पड़ेगा। अब उन्हीं में से बेन नाम का एक अपराधी कहने लगता है कि मैं तुम सभी का लीडर हूँ और मेरे ही हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। एरविन तो बेन को सीधा मुंह पर मना कर देता है कि मैं किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। एना नाम की एक दूसरी अपराधी भी एरविन के साथ हो गई थी और अब तो बेन उन सभी पर दादागिरी करने लगा था, लेकिन अब सारे अपराधी सब कुछ छोड़कर स्टील के डिब्बे में खाना ढूंढने लगे थे। लेकिन बेन का एटीट्यूड ही अलग होता है, उसने पूरे स्टील के डिब्बे पर अकेले ही कब्जा कर लिया। एरविन बेन को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हारे लोगों को जान से मार दूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ खाने के पैकेट्स देने होंगे। बेन को ऐसा करना पड़ता है और अब इसी तरीके से एरविन एना के साथ वो बड़ा स्टील का डिब्बा ही लेकर वहाँ से जाने लगा था। बेन भी अपने ग्रुप के बाकी लोगों के साथ एक दूसरी तरफ निकल गया होता है, लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ कौन सी डरावनी घटना घटने वाली है। अब यहाँ एरविन और एना लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, पर तभी उनके पास लाइला नाम की एक दूसरी अपराधी आ जाती है जो बेन के ग्रुप में मौजूद थी। लाइला कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। हालांकि एरविन लाइला को मना नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास सर्वाइवल के लिए सिर्फ 2 ही लोगों के खाने और पीने की चीजें हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते इससे पहले वहाँ पर धमाका होने लगा था। वो तीनों तो अपनी जान बचाकर पत्थर के पीछे जाकर छुप जा रहे थे। अब हमें कर्नल को दिखाया जा रहा था जो अपने सामने एक अजीब तरीके की डिवाइस को ऑपरेट करता रहता है। इसी डिवाइस की मदद से वो अपने प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। तभी वहाँ मैथ्यूज नाम का एक दूसरा सोल्जर आ जाता है। प्रेसिडेंट मैथ्यूज से कह रहे थे कि अब तक तुम लोगों ने एरविन को जान से क्यों नहीं मारा। तब जाकर मैथ्यूज बताता है कि एरविन जब तक मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं आ जाता तब तक हम उसे खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एना थोड़ा पानी मिलने पर अपने बॉडी को साफ करते रहती है, लेकिन एरविन ने तुरंत देखा कि एना के ठीक पीछे एक खतरनाक क्रिएचर मौजूद है, इसीलिए वो एक कपड़ा लेकर एलियन क्रिएचर को पकड़ने चला गया था। एरविन ने कपड़े की मदद से क्रिएचर के टेंटिकल को पकड़ लिया होता है। एना ने भी मौका देखकर एलियन क्रिएचर के टेंटिकल को ही काट दिया था। वो क्रिएचर जमीन के अंदर चला जाता है, पर अब उसके टेंटिकल का यूज करके एरविन ने एक अच्छा हथियार बना लिया था।
थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेन और उसके बाकी साथी आ जाते हैं। बेन एरविन से कह रहा था कि मुझे वो स्टील का डिब्बा चाहिए, इसीलिए अब वो अपने बाकी ग्रुप से कहता है कि तुम एरविन के साथ जबरदस्ती करके वो डिब्बा लेकर आ जाओ। लेकिन अब एरविन के पास उस एलियन क्रिएचर का टेंटिकल होता है जिसका वो एक चाबुक की तरह यूज करता है और उन सभी को डरा देता है, जिसके बाद बेन और उसके साथियों को वहाँ से जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। अब एरविन और एना अपने सफर में लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन उन दोनों ने जब पीछे देखा तब पता चला कि बेन और उसके बाकी साथी उनका पीछा कर रहे हैं। पर तभी अचानक एरविन ने सेंस कर लिया कि जमीन के अंदर से वही खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलने वाला है। इसीलिए एरविन एना के साथ स्टील के डब्बे के सहारे जमीन पर लेट गया था, क्योंकि एरविन को पता होता है कि वो एलियन क्रिएचर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते थे। अब बेन और उसके बाकी साथी जैसे ही उस जगह पर आते हैं, एलियन क्रिएचर जो जमीन के अंदर था उसने उनके बॉडी मूवमेंट को डिटेक्ट कर लिया था, जो अपने बड़े बड़े टेंटिकल बाहर निकाल के उन सभी पर हमला करने लग जाता है। बेन और उसके बाकी साथी काफी ज्यादा डर कर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे, इसीलिए अब बेन बाकी सभी को जमीन के सहारे लेट जाने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा डर कर भागने लगा था, जिससे कि ऑब्वियसली वो एलियन क्रिएचर डिटेक्ट कर लेता है और उसे पकड़कर जमीन के अंदर लेकर चला जाता है, यानी कि उस आदमी की बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हुए एरविन और एना ने देखा कि उनके पीछे उन्हीं एलियन क्रिएचर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना आ रही है, जिससे बचने के लिए एरविन और एना उस स्टील वाले डब्बे के अंदर जाकर छुप गए थे। उन एलियन क्रिएचर्स की सेना तो डब्बे के ऊपर से चले जा रही थी। कुछ ही देर बाद खतरा तो टल चुका था, लेकिन वो स्टील का डब्बा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, इसीलिए अब एरविन को उसे छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ बेन के सारे साथी बहुत ही ज्यादा थक गए थे, इसीलिए बेन कह रहा था कि हम यहीं पर रुककर थोड़ा आराम कर सकते हैं। पर तभी लायला ने एकदम गुस्से में कहा कि अगर हम आराम करेंगे तब एरविन और एना हमसे आगे निकल जाएंगे। हालांकि बेन बता रहा था कि हम कैसे भी करके उन्हें ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अब लैला पता नहीं क्यों बेन के ग्रुप को छोड़कर भागने लग जाती है। बेन लैला को पकड़ने के लिए जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तभी उसका पैर एक दलदल में फंस गया था। बेन जितना भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो दलदल के अंदर खिंचा ही चला जा रहा था। बेन के ग्रुप में से कोई भी उसकी मदद करने आता ही नहीं, सब अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगे थे। पर तभी उनके ही ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी बेन को आकर बाहर निकालने में मदद करता है, नहीं तो शायद अब तक बेन की जान भी चली जाती। अब यहाँ एक जगह पर रुककर एरविन और एना थोड़ा सा आराम करने लग गए थे। एना एरविन से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है। तब जाकर एरविन बताता है कि मैं कर्नल का सेक्रेटरी था और मुझे उनके इलीगल कामों के बारे में पता चल गया होता है, और मैं ये सारी बातें किसी और को ना बता दूं, इसीलिए मुझे भी बंदी बना लिया गया। अब अगले दिन हम लैला और बाकी लोगों को एक चट्टान वाले इलाके में देखते हैं। अब चलते चलते अचानक उनके सामने उस प्लेनेट के रहीवासी आ गए थे, जो शायद एलियन से कैसे भी बचते फिर रहे होते हैं। उन इंसानों ने तो कई समय से खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए लैला और बाकी लोगों को देखने के बाद वो उनके ऊपर हमला करने चले आते हैं। यहाँ पर एना लैला की चिल्लाने की आवाज सुन रही थी, इसीलिए वो लैला की मदद करने के लिए जा रही होती है। पर एरविन एना को रोककर ये कहता है कि अब तक लैला मर चुकी होगी और मैं नहीं चाहता कि हम उनकी मदद करके अपनी जान खतरे में डालें, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें सही सलामत बाहर पहुंचाऊं। एना एरविन की इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो तो एरविन को उसके इस बात से डरपोक कहने लग जाती है। एरविन को नहीं समझ रहा था कि वो तो सिर्फ जान बचा रहा है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। एना को दिखाने के लिए एरविन जोर जोर से चिल्लाकर यहाँ से वहाँ भागने लगा था। एरविन चाहता था कि उसकी आवाज सुनकर वो सारे एलियंस यहाँ पर आ जाए और हमला करने लगे, क्योंकि एना ने एरविन को डरपोक जो कह दिया था। एना भी समझ गई थी कि एरविन सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। अब हमें दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी और बेन दिखाया जाता है, जो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के पास आ गया था, जो चट्टानों के पीछे छुपे होते हैं। सबसे पहले बेन ने लायला को पकड़ा और उसे मारने लगा, क्योंकि एक तरीके से लायला ने बेन को धोखा दिया है। लायला को जब पता चला कि बेन उसे मार देगा, तब वो बेन को इन सारी फसाद की जड़ बताती है। दरअसल कर्नल और उसके सारे लोग एरविन के पीछे पड़े थे। एरविन को वो कैसे भी पकड़ के अगर कर्नल के पास दे देंगे तब उनकी जान भी बच सकती थी। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी बेन लायला को मारना छोड़ता नहीं। लायला तो अपनी जान बचाकर लगातार दूर भागने लगी थी। पर तभी हमें दिखाई देता है कि लायला के ऊपर कुछ खतरनाक एलियन टेंटिकल्स ने हमला कर दिया
था। वो तो उसे अपने छोटे छोटे टेंटिकल की मदद से जमीन के अंदर खींचने लग जाते हैं, जिससे कि लायला की बॉडी पूरी तरीके से फट चुकी थी। अब यहाँ बेन को पता था कि उसे क्या करना है। वो तो एरविन के पास जाकर ये कहने लगा था कि मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। हालांकि एरविन को बेन पर 1% भी भरोसा नहीं था, लेकिन एना इंसानियत के नाते बेन की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और उसे अपने पास आने देती है। अगले ही मोमेंट में बेन ने एक लोहे के वेपन को एरविन के सर पे फेंक कर जोर से मार दिया था और इतनी चोट लगने के बाद एरविन तो जगह पर ही बेहोश हो गया था। यानी कि अब बेन एरविन और एना के साथ जो चाहे वो कर सकता है। थोड़ी देर बाद जब एरविन ने आंखें खोली तब उसे पता चलता है कि बेन ने उसे और एना को बंदी बना लिया है और अब बेन एरविन को अपने साथ उस हेडक्वार्टर में लेकर जाने लगा जहां मैथ्यू और कर्नल मौजूद थे। बेन तुरंत एरविन को अपने साथ लेकर उस हेडक्वार्टर में पहुंच चुका था। बेन एरविन को एक जगह पर कैद कर देता है और मैथ्यूज को अपने साथ बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में बेन को मैथ्यूज मिल गया था जो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एरविन को पकड़ लिया है। लेकिन मैथ्यूज बेन के साथ जब एरविन को देखने आया तब एरविन अपनी हथकड़ी को छुड़ाकर कहीं भाग गया था। मैथ्यूज को लगा कि बेन उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए मैथ्यूज ने अपनी गन निकाली और बेन को शूट कर दिया। मैथ्यूज जब थोड़ा आसपास देखता है तब उसे वहाँ एना भी मिल गई थी जो एक कोने में चुईया की तरह छुपी होती है। मैथ्यूज ने एना को पकड़कर उसके ऊपर गन तान दी थी और ये कहने लगा था कि अगर एरविन सामने नहीं आया तब मैं एना को गोली मार दूंगा। एरविन दीवार के पीछे खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था, लेकिन वो क्या करे इसके बारे में उसे कुछ सूझता ही नहीं। पर अब जॉब नाम का एक और अपराधी वहाँ आकर मैथ्यूज के ऊपर गन तान देता है। उसने कहा कि तुम एना को छोड़ दो, पर अब मैथ्यूज एक ऑफर देता है कि वो एना को छोड़ देगा, लेकिन एरविन को मेरे सामने आना पड़ेगा। एरविन इस बात के लिए मान जाता है और मैथ्यूज के पास आने लगता है। मैथ्यूज ने एना को भी छोड़ दिया था, पर अब अचानक से मैथ्यूज के पीछे बेन आ गया था जो एक लोहे की रॉड की मदद से मैथ्यूज के सर पर वार कर देता है। लेकिन मैथ्यूज ने बेहोश होते होते एना के ऊपर एक बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया था, जिससे कि एना जगह पर ही बेहोश हो जाती है। एरविन एना को संभाल रहा था और साथ ही साथ बेन को धन्यवाद भी कहता है। बेन काफी घायल होने की वजह से हंसते हुए अपना दम तोड़ दिया था। अब एरविन एना को उठाकर जॉब के साथ उस जगह से निकल जाता है। ताज्जुब की बात ये थी कि पूरे 10 अपराधियों में से ये 3 ही अपराधी बचे थे। बाहर निकलने पर एरविन ने देखा कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी के ऊपर छोटे छोटे घास के टुकड़े मौजूद थे जो तैर रहे होते हैं। एरविन जल्द से जल्द उस घास के टुकड़ों पर जाकर देखता है, तब वो पानी के अंदर डूबते ही नहीं। जिसके बाद एरविन ने जॉब से कहा कि हम इसे एक नाव की तरह यूज कर सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एरविन, जॉब और एना उस घास के एक टुकड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लग गए थे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एरविन ने देखा कि वो घास के टुकड़े में धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट हो गया है। अब एना जो इतने घंटे से बेहोश हुई थी वो होश में आ जाती है। वो भी एकदम से टेंशन में आ चुकी थी कि नाव पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगी, तब वो सब मारे जा सकते थे। जॉब को यहाँ अंदाजा लग चुका था कि वो 3 जन हैं और उनका वेट काफी भारी होने के कारण ये नाव डूबती जा रही है। इसीलिए जॉब एरविन और एना को बिना बताए पानी के अंदर कूद जाता है, क्योंकि इससे उन दोनों की जान बच सकती थी। एरविन जॉब को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉब ने अपनी डेस्टिनी खुद ही चुनी थी। थोड़ी देर तक पानी के ऊपर तैरने के बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है जिसने जॉब को पकड़कर नीचे खींच लिया था, यानी कि उनमें से जॉब भी मारा गया। अब एरविन और एना दोनों मिलकर नाव के सहारे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें नहीं समझता कि ये रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, पर उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं होता। लेकिन कई घंटों तक आगे चलने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा डैम दिखाई देता है। वो दोनों नाव के साथ ही डैम के अंदर गिर गए थे। हालांकि उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी एरविन और एना सही सलामत रहते हैं। वो दोनों हैप्पीनेस नाम के एक आइलैंड के किनारे पर आ गए थे। अब यहाँ एरविन काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। वो तो यहाँ से वहाँ अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चलने लगता है। एना ने एरविन से पूछा कि आखिर बात क्या है। तब जाकर एरविन बताता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ और मैं उस कोड के बारे में सोच रहा था जो कि कर्नल ने मुझे बताया होता है। दरअसल इस आइलैंड की एक सीक्रेट जगह पर एक स्पेसशिप मौजूद है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जिस कोड से उस स्पेसशिप का पोर्टल ओपन होता था मैं उसका लास्ट डिजिट भूल चुका हूँ। एना कहती है कि तुम्हें फोकस करना होगा, तुम कर्नल की बातें याद करो जो सिर्फ उन्होंने तुमसे की थी। एरविन बताता है कि जब भी मैं कर्नल के साथ हैप्पीनेस आइलैंड पर आता था तब वो मुझसे हमेशा एक पहेली पूछते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं। मैं हमेशा जवाब देता कि 8 प्लैनेट हैं, लेकिन वो कहते थे कि 8 नहीं बल्कि 9 हैं।
तब जाकर एना बताती है कि शायद से वो कोड 9 होगा, लेकिन इस बात पर एरविन को भरोसा नहीं होता क्योंकि इतने एडवांस स्पेसशिप का कोड वो इतना सिंपल क्यों रखेंगे। लेकिन एना कहती है कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसीलिए अब बार बार एना के फोर्स करने पर एरविन चला गया था कोड को इंटर करने के लिए। सबसे पहले वो 9 कोड इंटर नहीं करता, वो अपने हिसाब से कुछ अलग ही करता है चेक करने के लिए कि एना राइट है या रॉन्ग। एरविन को बार बार नाकामयाबी ही मिल रही थी। एंड में जाकर वो एना के कहने पर 9 कोड इंटर कर देता है और बूम, वो पोर्टल ओपन हो गया था। यानी कि एना पूरी तरीके से सही थी। वो चट्टानें पूरी तरीके से अलग होने लग जाती हैं और उसके अंदर एक एडवांस स्पेसशिप भी मौजूद था। एरविन और एना उस स्पेसशिप के पास जाकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एरविन थोड़ा सा उदास होकर एना को कह रहा था कि तुम इस स्पेसशिप को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि स्पेसशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। एना ये सुनकर एकदम से ही चौंक उठती है, पर एरविन एक लास्ट बार उस पूरे हैप्पीनेस आइलैंड को देख रहा था, जिससे एना को पता चल जाता है कि शायद एरविन उसे डराने के लिए मजाक कर रहा था। और अब वो दोनों ही स्पेसशिप के अंदर बैठकर टेक ऑफ करते हैं और टाइटेनियम प्लैनेट से काफी दूर निकल जाते हैं। उन दोनों के पास ऑप्शन था कि वो ब्रह्मांड की किस प्लैनेट पर जाकर अपने आगे की जिंदगी गुजारेंगे। और इसी तरीके से ये साइंस फिक्शन मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।